जय हिंद साथियों, अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में डीसी मशीन के गतिशील पुर्जे की चर्चा करेंगे। डीसी मशीन में गतिशील पुर्जे कौन कौन से होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जे की चर्चा करेंगे और साथ ही उन पुर्जे के डिस्क्रिप्शन या पूरी डिटेल और उसके मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी देखेंगे और उसके जो वर्किंग प्रोसेस है और उसके जो काम करने उपयोगी जो कार्य है वो भी देखेंगे। तो डीसी मशीन के मेन मेन जो गतिशील पुर्जे हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से डीसी मशीन के गतिशील पुर्जे होंगे। तो डीसी मशीन के जो गतिशील पुर्जे में सबसे इम्पोर्टेंट जो पुर्जा होगा वो आर्मेचर आपको देखने को मिलेगा। और जो आर्मेचर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जा में से एक है, क्योंकि आर्मेचर डीसी मशीन का हृदय माना जाता है। डीसी मशीन का जो हृदय है वो आर्मेचर को कहा जाता है। हृदय मतलब होता है दिल। यदि आर्मेचर में कोई भी खराबी आ जाती है, जैसे कि ब्रश का संपर्क, कम्यूटेटर का घिस जाना या वाइंडिंग टूट जाना या बेरिंग जाम हो जाना या कोई भी और समस्या होती है, वो डीसी मशीन के आर्मेचर में देखने को मिलती है। तो इन समस्या के कारण जो है डीसी मशीन का जो दिल है वो कार्य करना बंद हो जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में हृदय होता है या दिल होता है, जो कि यदि वर्क करना बंद कर देता है तो हमारा शरीर जो है वो जो काम करना बंद कर देगा और हमारा शरीर जो है मृत घोषित कर दिया जाएगा। तो उसी प्रकार डीसी मशीन का जो पहला जो पुर्जा है आर्मेचर, यदि आर्मेचर में कोई भी खराबी आ जाती है तो आर्मेचर डीसी मशीन कार्य करना बंद कर देती है। तो डीसी मशीन में और जो पुर्जा नेक्स्ट पुर्जा की चर्चा करेंगे वो है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जा में से एक है। डीसी मशीन जब भी हम बनाते हैं तो इस कम्यूटेटर को विशेष तौर पे डिजाइन करके तैयार किया जाता है। कम्यूटेटर का भी महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसके चर्चा हम आगे देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि डीसी मशीन में कौन कौन से मेन मेन पुर्जे जो गतिशील पुर्जे होंगे उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो डीसी मशीन के गतिशील, ध्यान रखना है, डीसी मशीन के गतिशील या घूमने वाले या घूर्णनशील भाग को आर्मेचर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि डीसी मशीन का जो घूमने वाले भाग को क्या बोलेंगे, हम आर्मेचर बोलेंगे। और आर्मेचर महत्वपूर्ण डीसी मशीन का एक भाग होता है। आर्मेचर के बिना डीसी मशीन जो है वो कोई भी किसी भी प्रकार का वर्क नहीं करेगी, क्योंकि यह जो है यांत्रिक कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी आर्मेचर यदि यांत्रिक कार्य करता है तो डीसी मशीन अपना आउटपुट दे सकती है या इनपुट ले सकती है, वो जो है डी आर्मेचर। तो डीसी मशीन के जो गतिशील, गतिशील मतलब होता है घूर्णनशील भाग या घूमने वाले भाग जो है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं या कौन कौन से पुर्जे हैं, उनके बारे में हम मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उसको सबसे पहले बता दे रहा हूं कि कौन कौन से पुर्जे से घूमने वाला जो भाग है वो बना होता है या असेंबलिंग किया जाता है। उन पुर्जे के पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही उसके कार्य को भी हम समझेंगे। तो डीसी मशीन का जो गतिशील पुर्जा है, जो गति करता है या चलता है, उस पुर्जे के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो पुर्जा होता है वो शाफ्ट होता है। शाफ्ट के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि शाफ्ट होता क्या है, किस पदार्थ का बना होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर दूसरा जो
इसका जो पुर्जा है वो साफ्ट की या साफ्ट कुंजी भी कहा जाता है। ये है क्या? कुंजी। साफ्ट कुंजी के बारे में भी हम आगे देखेंगे। साफ्ट कुंजी होती क्या है या की क्या होती है। फिर आर्मेचर कोर के बारे में भी हम देखेंगे कि आर्मेचर कोर क्या होता है, ये भी देखेंगे। बेरिंग के बारे में पढ़ेंगे, बेरिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये भी देखेंगे हम। कम्यूटेटर के बारे में भी देखेंगे। कम्यूटेटर होता क्या है, कौन से पदार्थ का बना होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये भी देखेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, कौन से पदार्थ की बनी होती है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी देखेंगे हम। कूलिंग फैन के बारे में भी देखेंगे कि कूलिंग फैन होता क्या है, किस उद्देश्य से लगाया जाता है और इसका जो काम क्या होता है वो भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो डीसी मशीन के जो पुर्जे हैं वन बाय वन हम इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जितने भी पुर्जे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जे हैं। डीसी मशीन के जो गतिशील पुर्जे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जे में जो हैं इनका यूज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पुर्जे में से निकाले जाते हैं। यदि आप इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, सभी आप आसानी से कोई भी टेक्निकल एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपको डीसी मोटर के गतिशील पुर्जे में सबसे पहला पुर्जा है आर्मेचर कोर। आर्मेचर जो कोर है ये लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पट्टियों से बनाया जाता है। ये जो है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्तियां से बनाया जाता है। इस टाइप के पत्तियां रहती है इसमें, इस टाइप की ऐसी पत्तियां रहती है इसमें, और ये पत्तियों से ही आर्मेचर कोर का, ये स्लॉट भी होते हैं इसमें, स्लॉट कटे होते हैं और आर्मेचर कोर का निर्माण, ये जो है स्लॉट बोलेंगे और ये जो है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील है। ऐसी पत्तियों को जैसे ये फैन या पंखे की आकार की, जैसे ये इस टाइप से आपको पंखे के आकार जैसी ये पत्तियां दिख रही है, ये पत्ती जो है इसका आकार भी बताऊंगा और इसको स्टैम्पिंग के थ्रू बहुत सारी पत्तियां ऐसी, बहुत सारी पत्तियों को स्टैम्पिंग करके हम आपस में जोड़ते हैं। ये पत्तियों को स्टैम्पिंग किया जाता है इस टाइप से, हर एक पत्तियों को क्या कर दिया जाता है, स्टैम्पिंग करके इसको जोड़ते हैं ताकि इसमें भंवर धारा प्रभाव को कम किया जा सके। ऐसी हर पत्तियों को ऐसी स्टैम्पिंग, बहुत सारे पत्तियों को ऐसा एक बेलनाकार स्वरूप दिया जाता है। इसका जो आर्मेचर कोर है ये कैसा, इस टाइप से बहुत सारे पत्तियों को, यहाँ बीच वाला जो है सॉफ्ट के लिए खोखला हिस्सा होता है, ये जो है ये खोखला हिस्सा होगा। कैसा होगा? खोखला होगा, ताकि इस खोखले भाग में आर्मेचर वाइंडिंग को स्थापित किया जा सके। इसी सॉरी सॉफ्ट को, आर्मेचर को जो सॉफ्ट है उसको स्थापित कर सकते हैं। और ये जो खांचे बने हुए हैं इसी को स्लॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लॉट भी बोलते हैं। इसी स्लॉट में वाइंडिंग के तार को स्थापित किया जाता है। वाइंडिंग के तार इसी स्लॉट में बैठाया जाता है या स्थापित किया जाता है। तो आर्मेचर कोर के बारे में हम देखते हैं। मेन जो है आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इस चित्र में जो है ये वाइट जो कलर है आपको दिख रहा है, इस वाइट कलर को ही हम बोलेंगे क्या? आर्मेचर कोर। क्या बोलेंगे? आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर जो होगा, ये कोर किस पदार्थ का बना होगा इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आर्मेचर कोर होता क्या है और ये क्या काम करता है, किस लिए यूज किया जाता है। ये इस टाइप का, ये वाला जो जितना भाग दिख रहा है ये आर्मेचर कोर है, व्हाइट भाग दिख रहा है आपको, इसी को बोलेंगे क्या? आर्मेचर कोर। तो यह एक बेलनाकार, ध्यान रखना, ड्रम जैसा होता है। ये बेलनाकार, बेलन के आकार का ड्रम जैसे होता है, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से को जोड़कर या
बहुत सारी पत्तियों को आपस में रिवेटिंग करके बनाया जाता है। दूसरी बात इसमें और ख़ास बात ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो पत्तियां हैं, हर एक पत्ती की जो मोटाई है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसकी जो मोटाई होती है 0.35 से 0.6 mm तक के इसकी मोटाई को हम रख सकते हैं। फिर और आगे देखते हैं कि पत्ती के ऊपर जो है अचालक की मोटाई, जो पत्ती में जो है हर एक जो पत्तियां होती है, इस टाइप की ऐसी पत्तियां होती है, इसमें वार्निश का इंसुलेशन पोत दिया जाता है। हर एक पत्ती में 0.35 से 6 mm तक, 0.6 mm तक की जो पत्तियां होती है, उस पत्ती में जो है वार्निश का अचालक पोत दिया जाता है, ताकि ये इंसुलेटेड हो जाए। हर पत्ती आपस में थोड़ा थोड़ा इंसुलेशन प्रोवाइड कर देता है, जो कि भौर धारा हानि को कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। और तो ध्यान रखना है कि अचालक की जो मोटाई है वो कितनी होना चाहिए, 1/40 इंच तक के इस अचालक की मोटाई को रख सकते हैं। आर्मेचर में मोटे तार की वाइंडिंग करना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि आर्मेचर में मोटे तार की वाइंडिंग करना अति आवश्यक होता है। तो और आगे देखते हैं कि वाइंडिंग के लिए सुपर इनेमल्ड, ध्यान रखना है सुपर इनेमल्ड होता क्या है। सुपर इनेमल्ड कॉपर का तार उपयोग किया जाता है। सुपर इनेमल्ड का मतलब होता है कि जो तार होता है, तार के ऊपर ही अचालक की एक परत चढ़ी होती है। कॉपर का तार होता है, कॉपर के तार के ऊपर अचालक परत चढ़ जाती है, और यही जो अचालक है वो सुपर इनेमल कहलाता है। सुपर इनेमल कहते हैं, उसी अचालक को क्या बोलेंगे, सुपर इनेमल कहा जाएगा। और सुपर इनेमल कॉपर का तार उपयोग करेंगे वाइंडिंग के लिए। आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसमें जो तार होगा वो कॉपर का सुपर इनेमल्ड होगा। आर्मेचर एसी हो, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि आर्मेचर यदि एसी हो या डीसी। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करेंट पर काम करने वाला हो, या डायरेक्ट करेंट पे काम करने वाला आर्मेचर। कोई भी आर्मेचर, दोनों में से कोई भी आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ हमेशा एसी प्रवृत्ति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, एसी। उसके अंदर जो उत्पन्न जो ईएमएफ है वो कैसा होगा, एसी प्रकृति का होगा, चाहे वो आर्मेचर एसी हो या डीसी हो। दोनों में जो है उत्पन्न ईएमएफ की बात करेंगे या जनरेटेड ईएमएफ की बात करेंगे, तो हमेशा उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो एसी जैसे होगी। इसके कार्य को हम जब देखते हैं तो इसका कार्य जो है, इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं, ये बता चुका हूं आपको, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग रखी जाती है। स्लॉट में आर्मेचर वाइंडिंग रखी जाती है, और पत्तियों का जो उपयोग है, जो उसकी लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्तियां हैं, उसका उपयोग जो है वो ईडी करेंट लॉस को कम करने के लिए या भंवर धारा हानि को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। भंवर धारा आपको पता होना चाहिए कि भंवर धारा होती क्या है। और भंवर धारा हानि बहुत ही महत्वपूर्ण हानि में से एक है, जो कि डीसी मशीन में होती है। यदि भंवर धारा हानि की बात करेंगे तो एसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, एसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और डीसी में भंवर धारा हानि जो है वो कम मात्रा में होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतना आपको इसके बारे में जानकारी याद रखना है। फिर आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में देखते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग होती क्या है और कितने प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग कर सकते हैं डीसी मशीन में। तो यह तांबे के तारों की कुंडली होती है। कौन से तारों की कुंडली होती है, तांबे के तार की कुंडली होती है, जिसे आर्मेचर कोर के स्लॉट्स में स्थापित किया जाता है। तांबे की तार की कुंडली को आर्मेचर के खांचे या स्लॉट में क्या कर देते हैं, स्थापित कर दिया जाता है या रख दिया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग के जो प्रकार हैं उनको भी हम देखेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है, खुली या ओपन वाइंडिंग। ओपन प्रकार
खुली या ओपन वाइंडिंग के बारे में देखेंगे तो इसे एसी मशीन में उपयोग किया जाता है। खुली या ओपन जो वाइंडिंग होती है वो एसी मशीन में उपयोग करेंगे। बंद या क्लोज वाइंडिंग जो है इसे डीसी मशीन में उपयोग करेंगे। बंद प्रकार की ध्यान रखना है, बंद प्रकार की वाइंडिंग को दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो बंद या क्लोज वाइंडिंग है वो कौन से कितने भागों में बांटेंगे, तो दो भागों में बांटेंगे। पहला जो है इसका मेन जो है ग्रामे या रिंग प्रकार की वाइंडिंग। ग्रामे या रिंग प्रकार आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसी को बोलेंगे ग्रामे या रिंग प्रकार की वाइंडिंग। यह वाइंडिंग पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाती है थी। यह वाइंडिंग पुराने जमाने में इस्तेमाल या उपयोग किया जाता था, अब प्रचलन में नहीं है। ये इस टाइप की कोर जो है रिंग आकार की कोर होती है। इसमें कौन से रिंग के आकार की कोर होती है जो कि लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। इसी कोर में तार को हम लपेट दिया जाता है। ये जो कॉपर का जो सुपर इनेमल्ड तार है, ये तार को इसी वाइंडिंग में क्या कर देंगे, लपेट देंगे और उस वाइंडिंग के जो भी टर्मिनल जो है वो कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट कर देंगे। यानी कम्यूटेटर सेगमेंट में राइजर होता है। क्या होता है, राइजर होता है। इसी राइजर से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। जब राइजर से कनेक्ट कर देंगे तो कम्यूटेटर सेगमेंट से भी ये तार जो है कनेक्ट हो जाएंगे और कार्बन ब्रश से भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि रिंग जैसे संरचना होती है इसे ग्रामे या रिंग प्रकार की वाइंडिंग। अब ये जो वाइंडिंग है ये वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग है वो करना बहुत ही मुश्किल होता है और इसको रिवाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। यदि ये एक बार जल जाती है तो इस वाइंडिंग को रिवाइंड करना बहुत ही मुश्किल या बहुत ही खतरनाक काम होता है। इसलिए ये वाइंडिंग जो है वो प्रचलन में बंद हो चुकी है, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरी जो है वो ड्रम वाइंडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ड्रम टाइप वाइंडिंग जो है वो ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ड्रम टाइप की जो वाइंडिंग है वो खोखला जो ये भाग जो है इसका खाली भाग है, खाली या खोखला भाग होगा और इसी खोखला भाग में ही क्या करेंगे, शाफ्ट को स्थापित कर दिया जाएगा। और ये कोर जो है आपको दिखाई दे रही है, इसी में स्लॉट कटे हैं जहां पे वाइंडिंग को स्थापित कर दिया गया है। तो आपको चित्र में बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि ड्रम टाइप वाइंडिंग क्या होती है। तो इसका आकार खोखला बेलनाकार होता है, ये भी याद रखना है। इसका आकार कैसा होता है, खोखला बेलन के जैसा होता है। इसके 2/3 भाग में क्या कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं। और इसी वाइंडिंग का उपयोग जो है वो सर्वाधिक करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसी टाइप की ड्रम टाइप की वाइंडिंग हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, अभी भी वर्तमान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली। तो ड्रम टाइप वाइंडिंग जो है मुख्य 3 प्रकार से विभाजित कर दिया गया है। ड्रम टाइप वाइंडिंग को 3 भागों में हम बांट के देखेंगे। ड्रम टाइप वाइंडिंग को 3 भागों में बांट के देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रम टाइप की वाइंडिंग होती है। सबसे पहला जो है ड्रम टाइप की वाइंडिंग के पहला जो प्रकार है लेप वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेप या इसको पास वाइंडिंग भी बोलेंगे या समांतर वाइंडिंग भी बोलेंगे। लेप या पास या समांतर वाइंडिंग बोला जाएगा, पास वाइंडिंग या समांतर वाइंडिंग बोलेंगे। तो ये आरेख जो है इस वाइंडिंग का जो है डेवलप्ड डायग्राम आपको चित्र में दिखाई दे रहा है और इसी चित्र की मदद से हम समझ जाएंगे कि जो है लेप या समांतर वाइंडिंग जो है वो कौन किस टाइप की होती है। इसके बारे में इसके जो है महत्वपूर्ण जो शर्त हैं, लेप वाइंडिंग जब भी करते हैं तो उसकी कुछ महत्वपूर्ण शर्त को आपको याद रखना होता है। तो कौन कौन सी शर्त है वो देखते हैं। इसकी शर्तें कौन कौन सी होती है, तो इसमें समांतर पाथ पोल की संख्या के बराबर होती है।
यानी कि समांतर पाथ मतलब होता है क्या, ए से प्रदर्शित करते हैं समांतर पाथ। समांतर पाथ का मतलब होता है करंट जाने के लिए रास्ता। करंट जाने के लिए जो रास्ते होते हैं इस वाइंडिंग में जो है पोल की संख्या, जितने पोल हैं उतने ही रास्ते होंगे इसमें। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें बैक पिच और फ्रंट पिच का अंतर हमेशा 2 होता है, यानी कि YB माइनस YF इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। यदि YB 7 है तो YF 5 है, तो 7 में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी अंतर 2 आता है। यदि YF जो है वो 9 हो जाता है और Y और YB जो है YB 11 हो जाता है, 11 हो जाता है, माइनस कर देंगे तो कितना इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाता है। तो हम इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो है बैक पिच और फ्रंट पिच ये दोनों का अंतर हमेशा 2 होता है। कम्यूटेटर पिच का मान भी पता होना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। वाईसी का जो मान होता है वो प्लस माइनस इंटू प्लेक्स की संख्या। प्लेक्स जो है यदि सिंप्लेक्स है तो +1 प्रोग्रेसिव के लिए, सिंप्लेक्स और प्रोग्रेसिव। यदि डुप्लेक्स है तो +2 प्रोग्रेसिव के लिए, ट्रिप्लेक्स है तो +3 प्रोग्रेसिव के लिए। इस टाइप से देख सकते हैं कि कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कम्यूटेटर पिच के बारे में, जो है वो लैप वाइंडिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि लैप वाइंडिंग में जो कार्बन ब्रश की संख्या कैसे निकालेंगे, कि कितने कार्बन ब्रश लैप वाइंडिंग करेंगे तो लगाएंगे। तो डिपेंड करेगा पोल इंटू प्लेक्स की संख्या पर। पोल इंटू प्लेक्स, कितने पोल हैं और कितने प्लेक्स हैं, सिंप्लेक्स है या डुप्लेक्स है या ट्रिप्लेक्स है या क्वाड्रप्लेक्स है, ये सब जो है पेंटालेक्स है या हेक्सालेक्स है, ये सभी जो है डिपेंड करेगा प्लेक्स की संख्या पर। फिर हम आगे देखेंगे कि लैप वाइंडिंग का जो उपयोग कहाँ किया जाता है। तो लैप वाइंडिंग का बात करेंगे तो लैप वाइंडिंग का उपयोग जो है निम्न वोल्टेज उच्च धारा प्राप्त करने के लिए करते हैं। निम्न वोल्टेज, ये याद रखना है, निम्न वोल्टेज और उच्च धारा प्राप्त करना हो तो लैप वाइंडिंग का उपयोग, क्योंकि ये समांतर वाइंडिंग ही होती है। फिर वेव वाइंडिंग की चर्चा करेंगे तो वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग या तरंग वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। अब सीरीज वाइंडिंग जो है इस टाइप से कॉइल आप देख सकते हैं, कॉइल का दूसरा सिरा सीधा यहाँ कनेक्ट हुआ है, फिर दूसरी वाइंडिंग करें तो ये नेक्स्ट जो है वो उतनी ही डिफरेंस पर ये आगे कनेक्ट हुआ है। तो कुल मिला के जो है एक कॉइल ये, दूसरी कॉइल ये, फिर तीसरी कॉइल ऐसी आगे अगेन आगे बढ़ती रहती है। इस टाइप से ये एक प्रकार की सीरीज वाइंडिंग का काम करती है। ये कौन सी सीरीज वाइंडिंग का काम करती है, ये सीरीज जैसे इसकी संरचना या कंस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखते हैं कि वेव वाइंडिंग की जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्तें में से एक है। तो वेव वाइंडिंग में समांतर पाथ की संख्या हमेशा क्या होती है, 2 होती है, ये याद रखना है। इसमें समांतर पाथ की संख्या हमेशा क्या होती है, 2 होती है। फिर वेव वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच का अंतर हमेशा 2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान जो है औसत पिच के बराबर होता है, एवरेज पिच या पोल पिच के बराबर होता है। कम्यूटेटर पिच का मान जो होता है YC बराबर क्या होगा, YA होगा, जो कि एवरेज पिच के बराबर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसी के आगे हम देखते हैं कि वेव वाइंडिंग में जो है कार्बन ब्रश की संख्या पोल इंटू प्लेक्स की संख्या के बराबर होती है, जो कि लैप वाइंडिंग जैसे इसका फार्मूला आप देख सकते हैं। वेव वाइंडिंग का जो यूज है उच्च वोल्टेज निम्न धारा के लिए किया जाता है। वेव वाइंडिंग का जो उपयोग है उच्च वोल्टेज निम्न धारा के लिए किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे हम देखते हैं कि वाइंडिंग का जो कार्य है, अगर हम जो भी वाइंडिंग कर रहे हैं उसका काम क्या है, तो
जनरेटर की स्थिति में जो वाइंडिंग का काम जो है, जनरेटर की स्थिति में इसी वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र को काटने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी जनरेटर में वाइंडिंग जो है यदि चुंबकीय क्षेत्र को काटेगी तो क्या बनेगा, विद्युत वाहक बल या बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि मोटर में यदि बात करेंगे तो मोटर की स्थिति में बात करेंगे तो इसमें करंट प्रवाहित करने पर टॉर्क पैदा होता है। टॉर्क मतलब होता है घुमाव बल। तो डीसी जो वाइंडिंग है, जो वाइंडिंग का काम ही है क्या, या तो जनरेटिंग ईएमएफ तैयार करना या टॉर्क डेवलप करना या घुमाव बल उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कम्यूटेटर होता क्या है। कम्यूटेटर बहुत ही महत्वपूर्ण घटक में से एक है। तो डीसी मशीन का सबसे महत्वपूर्ण घटक या गतिशील भाग होता है, यह तांबे के कठोर हिस्से से बना होता है। कठोर हिस्से से बना होता है यानी कि ये कठोर हार्ड ड्रॉन कॉपर कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर कहा जाता है। हार्ड ड्रॉन कॉपर कहा जाता है, इससे बना होता है क्या, तो डीसी मशीन का जो है कम्यूटेटर बना होता है, जो एक दूसरे से अभ्रक द्वारा अलग रहता है। अभ्रक द्वारा अलग रहता है मतलब यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, इसी लाइन को अभ्रक कहा जाएगा। और ये जो कॉपर के जो सेगमेंट है, दो सेगमेंट के बीच में जो है वो क्या है, अभ्रक भर दिया गया है, जिसकी मोटाई आप देख सकते हैं 0.5 mm से लेके 1 mm तक के जो है अभ्रक या माइका की मोटाई आप देख सकते हैं। फिर आगे ये देख सकते हैं कि कम्यूटेटर खंड की जो संख्या है, कम्यूटेटर खंड मतलब होता है कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या है, वो जो है आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर भी आपको देखने को मिलती है। अब जो है कार्य की बात करेंगे तो कम्यूटेटर का जो काम है, जनरेटर में बात करेंगे तो यह आर्मेचर में उत्पन्न एसी को डीसी में बदलता है। अगर जनरेटर की बात करेंगे तो अर्थात ये रेक्टिफायर का काम करता है। मोटर की बात करेंगे तो यह डीसी सप्लाई को आर्मेचर के लिए एसी में बदलता है। ये डीसी सप्लाई देंगे तो एसी में बदलता है, अर्थात ये क्या किसका काम करता है, तो डीसी को एसी बनाना मतलब होता है इन्वर्टर का काम करता है। तो मोटर में इन्वर्टर का काम करेगा कौन, तो कम्यूटेटर, और जनरेटर में जो है वो रेक्टिफायर का काम करेगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं शाफ्ट क्या होता है। शाफ्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि शाफ्ट जो है डीसी मशीन का जो ये दिख रहा है, दिखाई दे रहा है बीच वाला भाग, यही शाफ्ट होता है। और ये शाफ्ट जो है ये माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। किस चीज़ का बनाया जाता है, किस पदार्थ का बनाया जाता है, वो एग्जाम में पूछ लेता है कि ये माइल्ड स्टील का मजबूत छड़ होती है, एक छड़ टाइप की होती है, रॉड टाइप की होती है, जिस पर आर्मेचर और कम्यूटेटर और कूलिंग फैन लगाए जाते हैं। माइल्ड स्टील की जो छड़ होती है, इसी छड़ में क्या हुआ, आर्मेचर को भी और कम्यूटेटर को भी और कूलिंग फैन को भी लगा दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, तो काम भी आपको याद रखना है कि ये यांत्रिक शक्ति को स्थानांतरित करने का काम करता है। ये क्या करता है, यांत्रिक शक्ति को स्थानांतरित करने का काम करता है। आगे हम नेक्स्ट जो लास्ट जो पुर्जा है, इसका लास्ट पुर्जे को देखेंगे तो कूलिंग फैन ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है आर्मेचर को। तो ये शाफ्ट के एक सिरे पर ही लगाया जाता है, ये शाफ्ट के लेफ्ट हैंड सिरे में लगाया जाता है। इसका जो काम होता है कूलिंग फैन का जो है, मशीन के चलने पर यह हवा का संचार करता है, ये भी याद रखना है, जिससे वाइंडिंग और कोर में उत्पन्न गर्मी बाहर निकल जाती है, जिससे वाइंडिंग या कोर जो है वो कोल्ड कंडीशन में आ जाती है, कोल्ड कंडीशन में आ जाती है। तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो जो है समझ आई हो। यदि मेरी यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी तो नेक्स्ट जो आने वाला जो टॉपिक है डीसी मशीन से संबंधित जो टॉपिक है, मोटर्स के बारे में भी देखेंगे, डीसी जनरेटर के बारे में देखेंगे। तो अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न भी करूंगा।
तो आपको हमारे अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट का जो चैनल है उसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी प्राप्त हो सके। और आपको यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ते हैं तो वहाँ पे इस जो वीडियो की पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी।